स्टूडेंट्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जो कि आपकी 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपको आईआईटी जेईई मेंस के थ्रू ले जाते हुए जेईई एडवांस की तैयारी हम करवा रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पैराबोला चैप्टर खत्म कर चुके हैं और अब आपका कोनिक सेक्शन, ये जो यूनिट है, इसमें अब हम आ रहे हैं एलिप्स पर और इसके बाद हम शिफ्ट होंगे हाइपरबोला पर। एलिप्स चैप्टर को भी पूरा थरली पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से हर एक कंसेप्ट को मजबूती से समझेंगे और इस चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेंगे और यकीनन तौर पर हम उसी के साथ सारी कैटेगरी को केटर करते हुए आपके सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करवाएंगे। और इसी के साथ साथ हम जेईई एडवांस्ड में पूछे गए एलिप्स चैप्टर से सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ हम इसे बाइंड अप करेंगे। यानी हम हर चैप्टर की इसी तरीके से एक मजबूत तैयारी आपकी करवा रहे हैं और आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। कोई चार्जेस नहीं मांगे जाते, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, आपसे कोई भी हिडन कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं मांगा जाएगा। हम कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन ऐसा कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले। ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं, चीज़ें सॉर्टेड हैं। तो एलिप्स चैप्टर में आज हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस की कि एग्जैक्टली एलिप्स होता क्या है, वो कैसे बनता है। ऑल्दो हमने कोनिक सेक्शन में एक ओवरव्यू ग्लिम्स लिया था, लेकिन उसी को अब और डेप्थ में हम एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि एलिप्स एग्जैक्टली है क्या, कैसे बनता है और यहाँ भी चीज़ें कैसे फ्लक्चुएट या क्रिएट होती हैं। जैसे हमने पैराबोला में हर एक चीज़ को सीखा है, वैसे ही यहाँ पर भी डिटेल में पढ़ेंगे और यही कहानी हम हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला के कॉन्टेक्स्ट से ऑफ कोर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक तो क्लियर हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आपकी क्वेरी रेलेवेंट रही तो। पहले एलिप्स की डेफिनेशन को समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि सर एलिप्स क्या होगा। एलिप्स होगा आपका लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम कहते हैं फोकस, एंड अ फिक्स्ड लाइन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इज कांस्टेंट। जहां पैराबोला के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते आए थे सर कि पैराबोला में क्या हो रहा था। सर पैराबोला में आप ये पढ़ते आ रहे थे कि वहां पर आपके एक पॉइंट का लोकस जो किस तरीके से ट्रैवल कर रहा था कि उसकी फोकस से डिस्टेंस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो एसेंट्रिसिटी यानी 1 रहता था, क्योंकि पैराबोला की वो जो रेशो है, जो एसेंट्रिसिटी, वो 1 रहा करती थी। यहाँ पर एलिप्स में भी एसेंट्रिसिटी है, बस इस बार ये है कि एसेंट्रिसिटी आपकी 0 से 1 के बीच होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, क्या क्या होगा, बात करेंगे। पर इस एसेंट्रिसिटी का ही खेल है। अगर आपको याद है कोनिक सेक्शन में हमने बात की थी कि अगर एसेंट्रिसिटी 1 हो तो पैराबोला, एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच हो तो एलिप्स, और एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला। ये तीनों बातें आपको याद होंगी और इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ें। तो पहली बात तो यही कि एलिप्स एज अ शेप कैसे दिखेगा, कैसा बनेगा, इस बारे में हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। बट इस तरीके से आपको एलिप्टिकल शेप्स दिखाई देंगे, पहली बात। और इसी एलिप्टिकल शेप में आपको क्या दिखाई देगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस एलिप्टिकल शेप में आपको इसका एक्सिस दिखाई देगा और इसमें 2 एक्सिस दिखेंगे, मेजर और माइनर। इसके बारे में भी हम एक अच्छी डिस्कशन करेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको अभी फिलहाल जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको एलिप्स में भी क्या दिखाई देगी, डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये होगा कि एलिप्स बेसिकली एक ऐसा पॉइंट का लोकस है, जैसे मान लो ये पॉइंट है P, जिसको आप मान लो H, के, है ना, और लेट्स से इसकी एक फोकस है ना, फोकस को हम मान लेते हैं लेट्स से अल्फा, बीटा, है ना। और यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ AX + BY + C = 0। तो उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बड़ी सॉर्टेड सी है। डेफिनेशन कहती है सर कि इस पॉइंट की इस फोकस से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की जो इस फोकस से डिस्टेंस है, वो ज़रूरी नहीं परपेंडिकुलर, बस एक डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की डिस्टेंस। और सर इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन डिस्टेंसेस का रेशो क्या, अगर मैं इस परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किया है इसको कहता हूँ पॉइंट को, फीट को n, तो ये जो डिस्टेंसेस का रेशो है, कौन सा रेशो भाई, जो आपने निकाला है सर PS/PM, ये रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू फॉलो करता है, जहां पर हम ये जानते हैं कि जो एसेंट्रिसिटी होगी आपकी हमेशा, पहली बात तो पॉजिटिव तो रहना तय है, लेकिन इन द केस ऑफ एन एलिप्स एसेंट्रिसिटी आपकी हमेशा 0 से 1 के बीच रहती है। ये बेसिक एक डेफिनेशन है जो एलिप्स को लेकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट पाथ ट्रैवल करेगा ना, वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा कि उसका ये एक सर्कुलर शेप तो नहीं कहना चाहिए, बट जिस शेप में, जिस पाथ में हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एलिप्टिकल शेप होता है, जो
थोड़ा सा ओवल शेप भी आप कह सकते हो, जो एग की सरफेस का शेप होता है, अगर आप समझ पा रहे हो तो उस तरह का एक आइडिया देने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा एक शेप फॉर्म होगा अगर कोई पॉइंट इस कंडीशन को फुलफिल करे तो। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप ये बात आपको समझ आई और यही बात आपको यहाँ पर लिख कर समझाने की कोशिश की गई है। द वैल्यू ऑफ विच, वो इसेंट्रिसिटी की ही बात कर रहा है। आपकी जो इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी होगी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1। आई होप आप ये नोट्स बना रहे हो, एक काम के हैं, क्रूशियल बातें, इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। इनसे काफ़ी सारी काम की चीज़ें आप निकाल सकते हो और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से चीज़ें याद रखिएगा। फिर आई होप हमने बात कर ली है कि सर वो जो कांस्टेंट रेशो है, आई नीड नॉट रिमाइंड यू व्हाट इज दैट कांस्टेंट रेशो, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो रेशो है, दिस रेशो इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी। ये हम पैराबोला में भी पढ़ते आए हैं, ये हम हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे, तो इसे अच्छे से समझ के रखना है ना। और हम सिंपल सी बात डिस्कस कर रहे हैं कि इलिप्स के केस में जो एसेंट्रिसिटी होगी वो 0 से 1 के बीच होगी। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन? आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड सी हैं, सुलझी हुई सी हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं एक इलिप्स के लिए मानूँ चीज़ें कि सर आपकी फोकस वही अल्फा कॉमा बीटा पर है और आपकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या है, LX + My + N = 0, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से ले लिए थे, कोई बहुत खास या विशेष फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो LX + My + N = 0 आपकी डायरेक्ट्रिक्स है और अल्फा कॉमा बीटा अगर आपकी फोकस है, तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है वो जो वेरिएबल पॉइंट है जिसका हम लोकस ढूंढ रहे हैं, अगर उसे मैं h, k या जिसे फाइनली मैं x, y से रिप्लेस करूंगा, इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, आई होप आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। ये जो डिस्टेंस होगी इसका डिवीजन किससे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आसान काम है ना। ये जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशो एसेंट्रिसिटी जो कि 0 से 1 के बीच होती है, के बीच लाई करेगा। यानी मैं हमेशा कहूँगा कि सर आपकी जो उस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस है और उस पॉइंट की जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनका रेशियो क्या होगा, हमेशा एसेंट्रिसिटी। यहाँ से एक क्रूशियल कंक्लूजन आप कहते हो, याद रखिएगा कि सर किसी भी एलिप्स में अगर किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस निकालनी है तो वो हमेशा उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के एसेंट्रिसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये लाइन याद रखना, इस पॉइंट को हम कई बार किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे होंगे, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस डेटा पर। आई थिंक अभी तक जितनी भी बातें हमने की उसमें से किसी भी बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरी या कंसर्न नहीं है, चीज़ें सॉर्टेड सी समझ आ रही हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। हम सीधा डिस्कशन कर रहे हैं कि सर अगर ये आपका अल्फा कॉमा बीटा है और ये h, k, जिसे आप मानना चाहें तो इवेंचुअली आप उसे x, y से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि लोकस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर डायरेक्ट्रिक्स मैंने ax + by + c की जगह मानी होती क्या, LX + My + N, है ना। तो हम जानते हैं सर, सीधी सी बात, h, k से अल्फा कॉमा बीटा या x, y जिसे हम रिप्लेस करेंगे h, k को x, y से, उससे अल्फा कॉमा बीटा की जो डिस्टेंस होने वाली वो क्लियरली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा √x - अल्फा का होल स्क्वायर + y - बीटा का होल स्क्वायर। और अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो क्लियर सी बात है सर, एसेंट्रिसिटी इनटू इस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगी, HL + KM + N डिवाइडेड बाय √L² + M²। और h और k को आप इवेंचुअली x और y से जब रिप्लेस कर देंगे तो वो फाइनली क्या दिखेगी, LX + My + N डिवाइडेड बाय दिस मॉड के अंदर। अगेन फाइनली बात वहीं आकर बॉयल डाउन होती है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मेरा कहना है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो यू कैन गेट रिड ऑफ दिस मॉड, यू कैन गेट रिड ऑफ दिस √ एंड यू कैन गेट रिड ऑफ दिस √ व्हेन यू स्क्वायर बोथ दी साइड्स। और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फाइनली जब आप चीज़ें रीअरेंज करते हैं तो अगेन आपको सेकेंड ऑर्डर की, यानी x और y में एक क्वाड्रेटिक, यानी कैसी, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2y + c = 0, वही इक्वेशन मिलती है। ये वही इक्वेशन है जो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में यूज़ की है, ये वही इक्वेशन है जो हमने सर्कल्स में भी इंट्रोड्यूस की है, ये वही इक्वेशन है जो हमने पैराबोला में भी पढ़ी थी और इसे हम इलिप्स के साथ साथ हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आ रहा है? आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं। अब यहाँ से अगर चीज़ें समझी जाएँ तो वो क्या कहना चाह रहा है, इस बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हम ये कंडीशन हर बार पढ़ते आ रहे हैं कि सर अगर आपका h² - ab, इसी से सारे रिलेशन निकलते हैं। फॉर एन एलिप्स जो केस निकल के आता है वो यही कि h² - ab जो होगा वो आपका क्या होगा, <0 इन केस ऑफ एन एलिप्स। ए बी दूसरा पॉइंट क्या होगा,
यकीनन तौर पर आपका वही वो जो आपका डिटर्मिनेंट आप बनाते थे याद आ रहा है, ए बी सी एच जी एफ याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से हमने बात की थी, वो क्लियर सा बात है, वो क्लियर सा पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए भाई, वो आपका जो वैल्यू है वो होना चाहिए 0 के इक्वल। आई होप आपको ये बात याद है। यानी स्ट्रेट लाइन के लिए जो पेयर वाली जो हमने बात की थी उस केस में ऑफकोर्स वो 0 नहीं होता था, पर इन केस ऑफ इन इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन केस में ये 0 होना तय है, कोई डाउट तो नहीं। चलो इसके साथ क्या, अगर मैं इलिप्स को देखना चाहूं कि इलिप्स विजुअली कैसा दिखेगा, अगर उसे हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो इलिप्स समवॉट लुक्स लाइक दिस। अब सर इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं, कुछ क्लियर सी बात समझ नहीं आ रही, मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब आप इलिप्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको क्या दिखेगा, आपको एक तो वाई एक्सिस दिखना तय है और इसी दरमियान आपको एक एक्स एक्सिस दिखना तय है, डेफिनेटली ये तो चीज़ें दिखनी है ना। अगर मैं एक स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा हूँ, भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, पर इस दरमियान आप एक बात पे गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत क्रूशियल सिस्टम है। मैं एक स्टैंडर्ड सा इलिप्स प्लॉट कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये हमारा रहा एक इलिप्स मान लिया है ना, मैं इस इलिप्स को कुछ यहाँ बनाऊँ तो चलेगा क्या, आई थिंक हम इलिप्स को यहाँ बना लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, उसमें से थोड़ा सा सॉर्टेड सा बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें आई थिंक अब सुलझी हुई सी हैं, है ना, प्रॉपरली बनेगा तो आपको ठीक से समझ आएंगी चीज़ें। अब सबसे ज़रूरी बात, इलिप्स का भी सेंटर होता है, जो कि फिलहाल अभी इस स्टैंडर्ड केस में मैं कहाँ बना ले रहा हूँ, मैं ओरिजिन पे बना ले रहा हूँ। इलिप्स में ऑफ कोर्स आपने माना था सर एक फोकस थी जिसे आप कह रहे थे क्या, अल्फा कॉमा बीटा, तो अगर इसे मैं मानना चाहूँ तो ये मान लेते अल्फा कॉमा बीटा। इस एलिप्स के लिए अगर एक फोकस थी तो इस एलिप्स के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स भी थी, तो वो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है, यहाँ कहीं आ जाती है, वो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। सर टेक्निकली ना सिर्फ ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, बट सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से जब आप इस तरफ आएंगे तो उतनी ही दूरी पर आपको एक और डायरेक्ट्रिक्स दिखेगी इस फोकस के करस्पॉन्डिंग, मतलब एक और फोकस आप ढूंढ पाओगे जो भी इसी के साथ इसी तरह की प्रॉपर्टी यूज करेगी इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए। मतलब पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आप इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को यूज करें, आप महज इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को यूज करके इलिप्स बना सकते हैं, पर आपको इसी के करस्पॉन्डिंग, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग एक और फोकस मिलेगी और एक और डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा जो कि भी आपको यही इलिप्स ड्रॉ करके दे रहा होगा। मतलब अगर उस पॉइंट को मैं फॉलो करवाऊं किससे, इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से भी, मतलब वही कंडीशन फुलफिल करते हुए कि उस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस, उस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो ई मेंटेन करूं, तब भी वो यही इलिप्स क्रिएट करेगा। यानी कि आपके पास एक और फोकस मिलेगी जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं कह सकता हूं अल्फा डैश और बीटा डैश, जिसे हम इस डैश से डिनोट कर ले रहे हैं। तो टेक्निकली आपके पास दो पैरेलल लाइंस होंगी जिन्हें आप डायरेक्ट्रिक्स कह सकते हो। एक तो आपकी ये लाइन जिसे आप कह रहे थे सर LX प्लस MY प्लस n इज इक्वल टू 0, चूंकि ये भी पैरेलल है इसके, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स तो वही रहेंगे क्या, LX प्लस MY, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगी जिसे मैं n डैश इज इक्वल टू 0 से डिनोट करता हूँ। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेक्निकली आपको कुछ और चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी कि सर आपका एलिप्स, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इससे जिसका ये लेंथ वाइज जो बड़ा पार्ट है, इस एक्सिस को हम कहेंगे मेजर एक्सिस, जिस पर आपकी दोनों फोकस लाई करती हैं। सो दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द मेजर एक्सिस। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से, ये टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन पर हम बात करेंगे। वो एक्सिस जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, इलिप्स के सेंटर से पास हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। टेक्निकली इन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की अपनी खुद की कुछ लेंथ भी होती है जो हम निकालना सीखेंगे। मेजर एक्सिस की लेंथ का मतलब है कि इलिप्स के जो एक्सट्रीम्स हैं, वो जहां पर भी आपके मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस को हम मेजर एक्सिस की लेंथ से डिनोट करते हैं। सिमिलरली माइनर एक्सिस की भी अपनी एक लेंथ होती है, जो ये माइनर एक्सिस के लिए इलिप्स ने माइनर एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट किया है, उन इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस को हम माइनर एक्सिस की लेंथ कहते हैं। यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई परेशानी? क्या आपको सारे पार्ट्स बहुत क्लियरली, बहुत प्रॉपर्ली समझ आए? कोई डाउट तो नहीं है भाई? आई थिंक चीज़ें बिल्कुल सिंपल और सॉर्टेड सी हैं अगर चीज़ें ठीक से सोची जाएँ तो। यही सारी बातें आपको यहाँ पर लिखकर कही गई हैं। मेरा बस मोटिव है कि जब मैं कहूँ कभी भी माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको चीज़ें क्लियर हों। क्या ये कारण बहुत सुलझे हुए से मैनर में समझ आ रहा है कि इलिप्स के लिए, चूंकि ये हाइपरबोला में भी होगा, तो आप सुन लीजिए बहुत ध्यान से, इलिप्स के लिए सिर्फ एक ही फोकस और एक ही डायरेक्ट्रिक्स नहीं होगी।
प्लीज बात को समझना, एक ऐसा पॉइंट जो इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू ई इसेंट्रिसिटी मेंटेन कर रहा था जो कि 0 से 1 के बीच होती है। तो ये फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपको दो पॉइंट, मतलब क्या, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स और मिलेगी जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगी इस केस में, यानी कि उस पॉइंट पी के लिए इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से भी वो रेशियो उसका डिस्टेंसेस का रेशियो वही इसेंट्रिसिटी आपको ई देगा। तो एलिप्स और हाइपरबोला में आपको दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे। याद है पैराबोला में हमें एक ही फोकस और एक ही डायरेक्ट्रिक्स मिल रहे थे, लेकिन ये सिनेरियो बदल जाता है एलिप्स और हाइपरबोला के केस में। क्या ये बात याद रहेगी? भूलोगे तो नहीं। आई होप चीजें क्लियर हैं, टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है। दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर, ये फोकस होंगी या फोकाई, क्योंकि दो हैं, प्लूरल है ना, डायरेक्ट्रिक्स। और क्या आपको बात समझ आ रही है? अगर मैं थोड़ी और आगे कहानी कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे लेटस रैक्टम भी दो होंगी, तो उसे प्लूरल में हम लेटरा रेक्टरा कहेंगे। वो यहाँ से और यहाँ से पास होंगी। याद आ रहा है, फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी। याद आ रहा है कुछ? तो ऑफ कोर्स आपके लेटस रैक्टम या लेटरा रेक्टरा भी मिलेंगे क्योंकि वो भी प्लूरल है, दो मिलेंगे। दूसरी बात, मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे कि चीजें क्या होती हैं, क्या रिलेशन होता है, फोकस कैसे ढूंढते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम, हर एक चीज पढ़ेंगे। पर अभी बस मैं आपको लिंगो यानी टर्मिनोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सेंटर क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकाई क्या होंगी, या एलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ से मेरा क्या मतलब है, माइनर एक्सिस की लेंथ से मेरा क्या मतलब है। क्या सारी बातें क्लियर हैं? अगर इतना सब कुछ समझ आया है, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और चीजें क्लियर करते चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से। हमने दो तीन चीजें ऑब्जर्व की ग्राफ के अंदर कि इलिप्स एक क्लोज्ड कर्व है। पहला हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा कि सर्कल की तरह इलिप्स भी एक क्लोज्ड कर्व है। जैसे पैराबोला होता था तो पैराबोला एक ओपन कर्व होता था, पैराबोला आपका एक ओपन कर्व हुआ करता था जिसमें ऑफ कोर्स आपको ये एक्सटेंड करते चले जाते हो और ये खुलता चला जाता है, लेकिन ये ओपन कर्व है, ये क्लोज नहीं हो रहा है, बाउंड नहीं हो रहा है। लेकिन इलिप्स, सर्कल, ये क्लोज्ड कर्व्स हैं। हाइपरबोला नहीं होगा जो हम देखेंगे ऑफ कोर्स, पर इलिप्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा एक क्लोज्ड कर्व बनेगा, अनलाइक पैराबोला। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, है ना। सो इलिप्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, अ क्लोज्ड कर्व, है ना। कुछ इस तरह का ये शेप हमेशा अक्सर आपको दिखेगा। चलो भाई, इसके अलावा क्या कहना चाह रहे हो सर आप? दूसरा ऑब्जर्वेशन, आई होप आप ये क्रूशियल पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हो, ये काम की बात है जिन्हें याद रखना जरूरी है ना। अ लाइन which passes through the focus and is perpendicular to the directrix is called the major axis. A line which passes through the focus, I hope आपको समझ आ रहा है। ये लाइन जो कि आपके डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है और किससे पास हो रही है? फोकस से, या आई वुड से फोकाई, क्योंकि हमें दो फोकस दिख रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे अभी और। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी होगी मेजर एक्सिस। टेक्निकली मेजर एक्सिस को आप इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सिस का वो पार्ट जो बड़ा है और एक्सिस का वो पार्ट जो छोटा है वो माइनर एक्सिस है। ऐसा विजुअली आप याद रख सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद जो अगला पॉइंट निकल कर आता है वो क्या? In the figure, major axis intersects the ellipse at points A and A dash. तो अगर मैं इन पॉइंट्स को, लेट्स से इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A dash, तो ये जो A dash है, ये जो लेंथ है A dash, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है आपकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। आई होप ये बात आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाती है? सर दिस इज गोइंग टू बी, हम रियली सॉरी, इस बारे में बात करेंगे। ये जो होगी अभी फिलहाल हम इसे किससे डिनोट करेंगे? ए डैश। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? सिमिलरली अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो क्या, यहां से देखिएगा, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। अब कॉर्ड ऑफ द इलिप्स कैसे आ गई सर पिक्चर में? कॉर्ड मतलब कॉर्ड, कॉर्ड कुड बी एनीथिंग, राइट? कॉर्ड कुड बी एनीथिंग से क्या मतलब है सर आपका? कॉर्ड तो कैसे भी बना सकते हो ना, आप ध्यान से देखो। कॉर्ड मतलब क्या? कॉर्ड मतलब सर या तो एक ऐसी लाइन बना दी या एक ऐसी लाइन बना दी, कोई भी दो पॉइंट्स कनेक्ट कर दिया आपने, ये क्या है? कॉर्ड। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड मिलेगी आपको इस इलिप्स में वो यही मिलेगी, ए डैश। इसके अलावा इससे सब छोटी होंगी। तो इन केस कभी भी कोई कहे आप लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बारे में बात करें आपसे, तो आप क्या कहोगे? वो मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में वो डायरेक्टली शायद मेंशन ना करे कि वो किसकी बात कर रहा है, मेजर एक्सिस की, वो कह दे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड को लेकर कुछ रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो इनडायरेक्टली वो आपसे कहना चाह रहा है मेजर एक्सिस। याद रहेगी ये बात। चलो आगे वो क्या बोल रहे हैं? ग्राफ ऑफ एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट मेजर एक्सिस। याद रखना, आपका ग्राफ जो होगा एलिप्स का, वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट में। आप खुद सोचो ना, ये आपका मेजर एक्सिस है, तो जैसा पार्ट एग्जैक्ट ऊपर होगा टेक्निकली वैसा ही पार्ट एग्जैक्ट नीचे होगा। और अगर सच कहूं तो थोड़ी और क्लैरिटी में देना चाह रहा हूं, माइनर एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी आपका, अभी माइनर एक्सिस की चूंकि बात नहीं हुई है बट फिर भी समझना, माइनर एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी ग्राफ आपका सिमेट्रिकल होगा। और ये सिमेट्रिकल है इसीलिए
ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसकी एक फोकस जो यहाँ थी, दूसरी फोकस मुझे यहाँ मिली और इसमें मुझे दो फोकाई मिले। समझ आ रहा है? चूंकि एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ मिल पा रहा था तो दूसरा भी मिलना तय है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये बातें अच्छे से डाइजेस्ट हो रही हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे पैराबोला में हमारे पास एक एक्सिस होता था और सीधे डायरेक्ट्रिक्स होती थी, इलिप्स में आपके पास ना सिर्फ मेजर एक्सिस होगा बल्कि आपको एक और एक्सिस मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? माइनर एक्सिस आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए डैश का। इस बात को गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपके जो मेजर एक्सिस में जहां पर इलिप्स ने आपके एक्सिस को यानी फोकस से पास होने वाली लाइन को जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर थी, उसे जहां पर इंटरसेक्ट किया है यानी ए और ए डैश, इनका जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट, चीजें सिमेट्रिकल हैं, तो जितनी ये डिस्टेंस है और जितनी ये डिस्टेंस, इसका एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टेक्निकली वो ना सिर्फ ए और ए डैश का मिड पॉइंट है। अगर आपसे मैं सच कहूं तो आप खुद सोच के देखो, अगर एस डैश के बीच की डिस्टेंस को भी बाइसेक्ट करे ना, तो देखो ना आप, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस भी तो बाइसेक्ट हो रही हैं। मतलब या तो आप कहना चाहो एस डैश का दोनों फोकाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर ए डैश यानी मेजर एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टेक्निकली इन दोनों का, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, सेंटर। आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर हो रही हैं। आज मेजरली हम इलिप्स के बारे में बस समझना चाह रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है सेंटर है, पर सेंटर मिला कहाँ से सर, ए डैश यानी मेजर एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे इलिप्स के साथ, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर आपकी जो फोकाई थे उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो जो लाइन है वो माइनर एक्सिस होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और माइनर एक्सिस की लेंथ को लेकर ओपिनियन सॉर्टेड है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी और इसे बी डैश कहूँ, तो ये जो आपकी लेंथ है ये क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ दी माइनर एक्सिस, जिसे हम टेक्निकली किससे डिनोट कर रहे हैं अभी, बी डैश है। आई होप ये सारी बातें समझ आ रही हैं। बहुत मेस्ड अप सा फिगर नहीं हो रहा है, एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर है और आप भी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं। ये सारी बातें याद रहना जरूरी है ना। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ें क्लिक नहीं करेंगे, तो आप यहीं से चीज़ें रिवाइज करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात सर, मेजर एक्सिस का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम माइनर एक्सिस की बात करें तो हमने क्या डिस्कशन किया कि आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेजर एक्सिस ए डैश का, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। और ये बात हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं कि आपका माइनर एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी इलिप्स क्या होता है, सिमेट्रिकल। माइनर एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी इलिप्स होता है सिमेट्रिकल। और माइनर एक्सिस जिन पॉइंट्स पे मिलता है, अगर उन्हें मैं कहूं बी और बी डैश, तो बी डैश आपका क्या होगा, माइनर एक्सिस या लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। और दूसरी जरूरी बात, इन केस जैसे मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं इसके अंदर कुछ कॉर्ड्स बनाऊं, जैसे एक कॉर्ड ये बनाई, एक कॉर्ड ये बनाई, एक कॉर्ड ऐसे बनाते चला गया, कुछ भी बनाया, इस दरमियान आप ये पाएंगे कि जो सबसे छोटी कॉर्ड होगी, जो सबसे छोटी कॉर्ड होगी वो आपकी माइनर एक्सिस होगी, है ना। सो इन केस कभी भी कोई पूछे, कभी भी कोई क्वेश्चन में मेंशन करे क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो आप क्या कहोगे भाई, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मेजर एक्सिस की, यानी क्या, ए डैश। भूलोगे तो नहीं? इन केस कभी भी कोई क्वेश्चन में मेंशन करे क्या, शॉर्टेस्ट कॉर्ड, कभी भी किसी क्वेश्चन में मेंशन हो शॉर्टेस्ट कॉर्ड, तो वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है माइनर एक्सिस की। और उस केस में आप क्या लिखेंगे उसे, बी डैश। आई होप ये दोनों बातें याद रहेंगी अच्छे से, भूलोगे तो नहीं। ये क्रूशियल बातें हैं जो याद रहना जरूरी, क्योंकि इस तरीके कर इन छोटी छोटी बातों पर ही वो क्वेश्चंस बनाएगा, है ना। both the axis intersect at point C, which is called the center of the ellipse. Center of every chord of the ellipse, इस ellipse की जितनी भी chords हैं, center every chord of the ellipse passes through it, है ना। तो center basically वो point है जहाँ से सारी chords पास होती हैं। आई होप ये तो सर्कल में भी हमने पढ़ा, मतलब सर्कल में रियली सॉरी, वो डायमीटर को लेके मैं बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अभी सीधी सी बात आपसे करना चाहूँ तो सर, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे जनरली या यूजुअली सी से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स, है ना। और याद रखिएगा कि जितनी भी कॉर्ड आप बनाएंगे इलिप्स में, जब भी आप कोई भी कॉर्ड बनाएं तो इट हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट कॉर्ड। मतलब आप इसे कॉर्ड मत कहिएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। ये महज एक लाइन है जो कि आपके एक्सिस को, मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए। अगर इट नीड्स टू बी कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, देन इट हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर।
दैट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉर्ड। क्योंकि सर उस केस में तो सबसे छोटी कॉर्ड फिर ये हो ही जाएगी। आप तो कह रहे थे सबसे छोटी कॉर्ड माइनर एक्सेस होता है, तो फिर हमने तो छोटी कॉर्ड ढूंढ ली, पर टेक्निकली ये उस कॉर्ड की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करती है, उसको फुलफिल ही नहीं करती, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करती है, ये उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है कॉर्ड कहलाने के लिए। तो कॉर्ड कहलाने के लिए सबसे ज़रूरी बात इलिप्स में है वो क्या, कि सर इट हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर, है ना। कॉर्ड बेसिकली कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के जो इलिप्स के सेंटर से पास हो रही होगी वो आपकी क्या होगी, कॉर्ड। सर्कल की डेफिनेशन में होती है वहाँ वो डायमीटर बनता है, बट यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, कॉर्ड। याद रहेगी ये बात, आई होप अच्छे से आप समझेंगे। जैसे फोकल कॉर्ड जो हुआ करती थी, अब यहाँ पर फोकल कॉर्ड अलग होगी, जो फोकस से पास हो रही वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक रैंडम कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। सो इलिप्स के लिए कॉर्ड याद रखिएगा। इलिप्स में अगर मैं कॉर्ड की बात करता हूँ आपसे कभी भी, तो इलिप्स के लिए कॉर्ड क्या होगी, कॉर्ड इज बेसिकली व्हाट, लाइन जो कि कहाँ से पास होती है, लाइन जो कि पास होती है, सीधी सी बात है सर, लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स। आई होप ये तीनों बातें याद रहेंगी, भूलोगे नहीं, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनेंगे, इन बातों को लिख दिया जाएगा और आपको इनको ठीक से समझना होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ की तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। अब उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ पे हम ये समझना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि सर जो आपके इलिप्स की सिमेट्री होती है, जो आपके इलिप्स की सिमेट्री होती है एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ऑफकोर्स हम देखते हैं सर जैसा वाई एक्सेस है और जैसा एक्स एक्सेस है, इनके रिस्पेक्ट में हम क्लियर सा पॉइंट समझ पा रहे हैं कि आपका इलिप्स जो है वो सिमेट्रिकल होता है। और चूंकि इलिप्स आपका सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जब आप कह रहे थे कि आपकी एक ही डायरेक्ट्रिक्स और एक ही फोकस है, नहीं, उसका बिहेवियर सिमिलर रहता है। इस तरह भी एक और लाइन जो कि दूसरी डायरेक्ट में जाएगी और इस तरफ भी एक और पॉइंट जिसे आप दूसरी फोकस कहेंगे। सो हम टेक्निकली पाएंगे कि इलिप्स में आपके दो फोकाई और दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे। क्या ये पॉइंट आपको याद रहेगा? बस यही वो कहना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द इलिप्स अबाउट इट्स एक्सेस, नॉट ओनली अबाउट द माइनर एक्सेस बट ऑल्सो अबाउट द मेजर एक्सेस एज वेल, it is possible to define ellipse using another focus in another directrix। जो वो पाथ में ट्रैवल करवा रहा था इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स में, वही पाथ आपको एक और फोकस और एक और डायरेक्ट्रिक्स ट्रैवल करवाएगी, वही इसेंट्रिसिटी मेंटेन करते हुए। तो इस इलिप्स के लिए ना सिर्फ ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स है, बल्कि इसके लिए ये भी अपनी उसी फोकस को और डायरेक्ट्रिक्स को फुलफिल कंडीशन को मेंटेन करते हुए चलेगा। ये बात याद रहेगी क्या? बस यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर एक फोकस है एस, जिसे आप अल्फा बीटा कह रहे हो, तो दूसरी फोकस को आप एस डैश अल्फा डैश बीटा डैश से डिनोट कर सकते हो। और अगर ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन था, तो ये भी इसके पैरेलल होगी, तो वहाँ भी एल एक्स प्लस एम वाई ही होगा, बस एन की जगह एन डैश आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये बात महज ज़रूरी है जो आप याद रखें कि इलिप्स में हमेशा वो जो पॉइंट है जो ट्रैवल कर रहा है, जहाँ हम कह रहे थे पी एस पी एम का जो रेशियो वो इसेंट्रिसिटी था, वो बिल्कुल मेंटेन करेगा कि अगर मैंने पी और एस को मिलाया और पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको अगर मैंने कहा एम डैश, तो ये जो पी एस डैश की डिस्टेंस है और ये जो पी एम डैश की डिस्टेंस है, ये अभी भी क्या होगी, वही इसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की है। क्या ये पॉइंट, ये डेटा समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और यहाँ पर ये बात ज़रूर आप याद रखिएगा कि सर्कल के इलिप्स के सेंटर से जो ये वाली फोकस की डिस्टेंस है और इलिप्स के सेंटर से जो दूसरी फोकस की डिस्टेंस है बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। ये बात आप डाइजेस्ट करें, सेंटर है ही वो इसीलिए क्योंकि वो मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट है, माइनर एक्सिस का भी मिड पॉइंट है, इवन दोनों फोकाई का भी मिड पॉइंट है, इवन दोनों डायरेक्ट्रिक्स का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ने जहां मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट का, क्योंकि क्लियरली सब कुछ सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, सब कुछ सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से हम क्लियर सी बात कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, जो आपके एस पी और एस डैश पी निकलेंगे, जो आपके एस पी और एस डैश पी निकलेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, फोकल रेडाई। याद आ रहा है आपको, हम फोकल सेगमेंट या फोकल रेडाई कहा करते थे, पैराबोला में। कहाँ? जहाँ पर हम बात किया करते थे, याद करो भाई, अगर आपका सर ये पैराबोला है और अगर उसका ये एक्सिस है और उस पर एक कहीं ना कहीं एक फोकस हुआ करती थी, तो हम क्या कहते थे, अगर पैराबोला पर लाई किसी भी पॉइंट से फोकस को मिलाया, है ना, तो आप इसे क्या कहते थे, आप इसे फोकल का सेगमेंट या फोकल रेडाई कहा करते थे। यही बात यहाँ पर भी नजर आती है कि ये जो एस डैश पी जो डिस्टेंस या कहीं और कोई पॉइंट है उसको एस से मिला दिया, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी फोकल रेडाई। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिटी से समझाना चाहूँ तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो आप, कहीं पर भी कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ले लिया लेट्स से ये पी, है ना, और इन दोनों को मिलाया, तो दिस इज कॉल्ड दी फोकल रेडाई। या फिर अगर आप इस एस पी को भी मिला रहे होते तो ये भी आपका फोकल रेडाई ही होता। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं? अभी तक जितनी भी कंसेप्ट, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, इनमें किसी में भी कोई डाउट है तो पूछो। आई थिंक चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हैं। हमने सिर्फ इलिप्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अभी तक बिल्ड किया है।
आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, सारी फंक्शनैलिटी क्लियर है। हम इसी डेफिनेशन को और कंटिन्यू करेंगे और इस पर बेस्ड और भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और एक अच्छी क्लैरिटी डेवलप करेंगे इलिप्स को लेकर। इलिप्स के बेसिक्स हम समझ रहे हैं और पार्ट 2 में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, उसमें और डिटेल्ड डिस्कशंस करेंगे जिसमें हम इलिप्स की बेसिक्स को और अच्छे से समझेंगे। आई होप आप जानते हो ये सिंगेज मैथमेटिक्स की जो बुक है, इसके थ्रू हम आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक थरो तैयारी करवा रहे हैं। एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हम कर रहे हैं 11th 12th मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। आपकी डिटेल्ड तैयारी इसलिए क्योंकि हम ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है, जिसे इन्होंने पूरे सिलेबस को 5 किताबों में डिवाइड किया है। 5 जो बुक्स हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर को कर रहे हैं, उनमें दिए गए सारे कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, प्रॉपर चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से उन कंसेप्ट्स को मजबूती से समझते हैं और फिर एक्सरसाइजेस के थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हैं और यकीनन तौर पर हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन को केटर करते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसके साथ साथ मल्टीपल, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं इस कैटेगरी के, सिंगल करेक्ट चॉइस, हर एक कैटेगरी जो आप फेस करने वाले हैं इन IIT JEE मेंस और JEE एडवांस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को एंड करते हैं JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। तो एक बेहतरीन सी तैयारी आपकी हो रही है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर रहे हो, आप सारे लेक्चर्स देख रहे हो, प्रॉपर्ली देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, चीज़ें रिवाइज करते हुए। बस इतना यकीन करिए काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप ठीक से ऑनेस्टली चीज़ें कर रहे हैं तो। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स, आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रहे, कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, कोई भी हिडन कॉस्ट जैसा कुछ भी ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान नहीं है जहाँ पर कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हो। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट नोट्स लिंक पर क्लिक करना होगा जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ क्लिक करके आप पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियो सिस्टमैटिकली रखे हुए हैं जैसे हमारी वेबसाइट पर रेप्लिकेट हो रहे हैं magnetbrains.com पर। प्रॉपरली सारे वीडियो ऑर्गेनाइज्ड हैं, बस आप उन्हें सेव करके रख लीजिए। कैसे? सेव प्लेलिस्ट, आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा इसी प्लेलिस्ट पर, उससे ये प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में भी रहेगा और इससे आप हमेशा सिंक में रहोगे। आपको पता रहेगा जो डेली हम आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं 9:30 इवनिंग के अराउंड, वो जो वीडियोस हैं हमने कहाँ तक रिलीज़ कर दिए, आप कहाँ पर हो और आपका कितना बैकलॉग है, ताकि आप टाइमली कोर्स कंप्लीट करके कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक लेकर आएँ। यही मोटिव या इंटेंट हम सब यहाँ पर रखते हैं और इसी के साथ आपकी तैयारी करवाई जा रही है। बस गुजारिश यही है कि आप भी इन वीडियोस को और स्टूडेंट से शेयर करेंगे और लोगों से शेयर करेंगे ताकि वो भी इस प्रोग्राम से, इस मॉडल से बेनिफिट ले पाएँ और वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इलिप्स के डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर, थैंक यू सो मच।